A very happy and good morning to my dear students. जी हाँ, तो आज हम वापस से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आज हमारा 6th डे है ऑफ इंटरेक्शन, 6th डे ऑफ लेक्चर। आई होप ये 5 दिन का जो हमारा कारवा गया वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छे से समझे एंड यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन विद योर हेल्थ। वेल, विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर कि आज हम बायोलॉजी में कौन से नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे, उनमें क्या होता है, क्या नई चीज़ें हैं, नई इंफॉर्मेशन है, दैट वी विल बी गैदरिंग टुडे। वेल, सिंस हम अपने बायोलॉजी के सेल बायोलॉजी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ रहे थे और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट को हमने पढ़ लिया था, वो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। फिर कल हमने देखा था कि ये दोनों मिलकर नेक्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का और उस कंपोनेंट का नाम है लाइसोसोम। करेक्ट। हमने कल एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लाइसोसोम का, जिसमें देखा था कि लाइसोसोम एक ऐसा बॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है सेल का जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। लाइसोलाइसिस ब्रेक करना, ये हम समझे थे। वेल, उसी टर्म को आगे लेकर हम प्रोसीड करेंगे कि लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। अब कल हमने ये भी पढ़ा था, हाइड्रोलिटिक का मतलब वाटर के हेल्प से किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, या सच एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि अगर इस तरह के एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट है तो वो क्या क्या काम करता है। लाइसोसोम के साथ आज हम एक और सेल ऑर्गेनल को कवर अप करेंगे, दैट इज वैक्यूल। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाकी जो दो बचे हमारे सेल ऑर्गेनल्स है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, वी विल बी स्टडीइंग इट today. So are you all ready for this lovely session of lysosomes and vacuole? Very nice. Let's start now. So लाइसोसोम, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं मतलब सभी टाइप के जो सेल ऑर्गेनल होते हैं दे आर बीइंग कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, इसलिए उनको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। So the definition of lysosome comes as it is a membrane bound organelle containing, क्या उनमें प्रेजेंट है, अब भी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स containing many हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्ट करना मतलब तोड़ना। So they contain hydrolytic and digestive enzymes, for example lipases and proteases. From the name you can deduce lipases, they are digesting, they are breaking down lipids. Protease, they are breaking down protein. अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी हम कोई भी एंजाइम पढ़ेंगे, ठीक, कैसे आप समझोगे कि वो वर्ड एंजाइम है, हम उसके सफिक्स समझेंगे। अगर ASE, कौन सा मैंने आपको सफिक्स कहा, ASE, ये अगर सफिक्स लगा रहेगा किसी भी टर्म के पीछे तो we are talking about enzymes, alright? Although there are some other enzymes also जिनके पीछे ASE लगा नहीं रहता। For example, you have studied in your 10th standard, pepsin is there, trypsin is there, है ना? तो वो कुछ ऐसे example है। Otherwise, most of the enzymes they are having suffix ASE. So as soon as you get the word with the suffix ASE समझ जाना, we are talking about enzymes. So तो यहाँ पर जैसे ये दो एंजाइम के एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें और भी बहुत सारे
डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हम आगे पढ़ते जाएंगे क्या क्या रहता है। तो लाइपेज एंड प्रोटीज जो कि बेसिकली ब्रेक कर रहा है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को, लाइपेज लिपिड को ब्रेक करता है और कौन से दो कंपोनेंट बनाता है, उन दो कंपोनेंट के नाम हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सिमिलरली प्रोटीएजेस, they are breaking proteins. Protein is a very long molecule. All right, the enzymes, they are cutting proteins into smaller molecules, and those smaller molecules have been given the term amino acids. So simple, lysosome membrane bound organelle है, कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक, या फिर एक और टर्म डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या काम करता है वो, लाइसिस करता है, ब्रेक करता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। इज इट ओके, फाइन, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सभी कंडीशन में काम नहीं करते। बच्चों ये पॉइंट ध्यान से सुनो, ये आज सुन रहे हैं, हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि हम एंजाइम्स बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, एंजाइम्स they do not function in all the condition, they require particular temperature, particular pH और particular condition for its functioning। अपना काम करने के लिए उनको एक फिक्स टेम्परेचर, pH या और भी दूसरे कंडीशन चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस कितना होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। वो टेम्परेचर काफी हेल्पफुल होता है, काफी ऑप्टिमल होता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसमें एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ऑलराइट। सो एंजाइम्स शोइंग देयर ऑप्टिमल एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। इन केस ऑफ लाइसोसोम, अगर हम टेम्परेचर या पीएच को अपने हिसाब से चेंज कर दें तो एंजाइम हर कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो अब सिंस लाइसोसोम एक बड़ा सा लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, बट क्या वो हर कंडीशन में काम करता है, द आंसर इज नो। लाइसोसोम के अंदर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम तभी काम कर पाएंगे जब उनको एसिडिक पीएच मिलता है। बच्चों पीएच भी आपने पढ़ा है 10th में, पढ़े हैं ये पॉइंट, तो आप आंसर बोलोगे यस मैम, हमने पीएच स्केल पढ़ा, पीएच स्केल 0 से 14 तक था, जिसमें हमने पढ़ा था 7 से बिलो अगर वैल्यू रहेगा तो हम पीएच को बोलते हैं एसिडिक, 7 से ज्यादा रहेगा 14 तक तो हम उसको बोलेंगे एज बेसिक, एंड एकदम 7 पे रहेगा तो उसको बोलेंगे एज न्यूट्रल। सो लिसन स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, इन केस ऑफ लाइसोसोम्स, enzymes, they are optimally active, they are showing their maximum activity at acidic pH। इसका मतलब लाइसोसोम के अंदर का pH किस कंडीशन में है, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक, तो आंसर आएगा आपका एसिडिक। हम उसका थोड़ा स्पेसिफिक वैल्यू भी पढ़ते हैं। pH के अंदर का, लाइसोसोम के अंदर का जो pH रहता है that is around 5.0, तो बच्चों 7 से कम हुआ ये, मतलब कौन सा pH आ गया, acidic pH, alright। So these enzymes are optimally active at acidic pH, a very important point। ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लाइसोसोम के केस में, alright। Rest most of our body enzymes they are functioning at neutral pH, ये हम आगे पढ़ेंगे। Next, अब since जो एंजाइम है वो एसिडिक कंडीशन में काम कर रहा है, हाइड्रोलाइटिक फंक्शन दे रहे हैं, इसलिए लाइसोसोम के एंजाइम्स को, सभी टाइप के एंजाइम्स को कलेक्टिवली नाम दिया गया है एज एसिड हाइड्रोलिसिस। Therefore means they are functioning at acidic pH, they are hydrolytic enzymes. Therefore the enzymes in lysosomes, they have been given another term known as acidic hydrolysis या acid hydrolysis। तो
तो जब भी एसिड हाइड्रोलेज वर्ड आया तुरंत आप आंसर क्या आएगा, ये लाइसोसोम के बारे में बात कर रहा है। कितना पीएच, पीएच 5.0। ऑलराइट बच्चों, इज इट क्लियर? नेक्स्ट नाउ वी विल प्रोसीड कि कहां पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, कहां बिल्कुल एब्सेंट रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट lysosomes they are completely absent in mammalian RBC. very important. ये जो mammalian RBC होता है, लाइक हमारे बॉडी में ही जो RBCs है, जो मेच्योर RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। रीजन वो अपने अंदर ढेर सारा हीमोग्लोबिन स्टोर करके रखता है सो दैट it can carry more amount of oxygen to all the different cells. Is it okay? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेमेलियन आरबीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे नहीं होता। न्यूक्लियस नो, माइटोकॉन्ड्रिया नो, लाइसोसोम्स नो, just because to provide more surface area so that more hemoglobin can be accommodated in RBC and it can transport more amount of oxygen. Clear? Next, अगर हमने पढ़ा एब्सेंट है तो कहाँ ज्यादा है लाइसोसोम, तो यहाँ पढ़ते हैं they are more in phagocytes। नया टर्म आया बच्चों, समझ से क्या है, क्या कहा, more in phagocytes। ये वाला पार्ट छोड़ो अभी, पहले इसको समझते हैं। तो फैगो का मतलब होता है टू ईट, साइट का मतलब होता है सेल, साइट साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो CYTE ये टर्म जब भी आए मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेल। फाइन। नेक्स्ट, फैगो का मतलब खाना। क्या हो रहा है अब, जैसे कल ही बताया था हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या मॉलिक्यूल या लिविंग एजेंट तो नहीं आ रहा। जैसे वी आर ब्रीथिंग, कंटिन्यूअस हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एयर में प्रेजेंट ढेर सारे बैक्टीरिया को हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं। While we are eating, while we are drinking, we are taking in so many microorganisms inside us. We are going out, we are taking so many dust particles inside us. तो वो सारे क्या हो गए, फॉरेन एजेंट्स। इनको डिटेक्ट करना कि ये बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप के सेल करते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, उनको बोला गया है फैगोसाइट। और जैसे डिटेक्ट किया कि हाँ ये वाला मॉलिक्यूल बॉडी का नहीं है, तो क्या करेगा अब वो सेल, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि जैसे उसने डिटेक्ट किया बॉडी का नहीं है, ये पार्ट फॉरेन मॉलिक्यूल है, फॉरेन एजेंट है, तो इसको तो डिस्ट्रॉय करना ही है क्योंकि कहीं ना कहीं हार्म करेगा। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करता है, वो उस मॉलिक्यूल को, उस बैक्टीरिया को बड़े अच्छे से अपने अंदर सेल के अंदर बुलाता है। ठीक है, बुलाता है और वो उस मॉलिक्यूल को फिर जोड़ता है लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या करेगा, तोड़ेगा उस बैक्टीरिया को। तो ऐसे सेल जो खाते हैं फॉरेन एजेंट को और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, such type of cells are known as phagocytes। हमारे बॉडी में कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है कि monocyte which is a type of WBC. WBC you know very well, WBC are the cells for defensive action। तो WBC का एक टाइप है, उसका नाम है मोनोसाइट। हम आगे पढ़ेंगे, इसके और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो WBC का एक टाइप है जिसका क्या नाम है, मोनोसाइट। वो यही काम करता है, फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करना, उसको अपने अंदर लेना और उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये थोड़ा सा हम डायग्राम के फॉर्म में भी आगे देखेंगे। तो दे आर मोर, लाइसोसोम्स आर मोर इन phagocytes, especially monocytes, and monocytes they are a type of WBC. All right, fine. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, वो वर्ड को समझिए आप, हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। ऑर्गेनल तो चलो हम जानते हैं, पॉलीमॉर्फिक नया टर्म आया।
जब भी नया टर्म आए मैम ने क्या बोला, उसको हम ब्रेक करेंगे। पॉलीमॉर्फिक को ब्रेक किया एज पॉली एंड मॉर्फिक, जिसमें से आप पॉली का मतलब जानते हैं, पॉली रिफर्स टू मैनी, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब लाइसोसोम का जो शेप होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस it does not have any fixed shape, it has many external appearance, therefore the term polymorphic organelle. Well, this point is not that much important, simply you should know lysosome is an organelle which contain hydrolytic enzymes which are active in acidic pH, therefore such enzymes are known as acid hydrolysis. कौन से pH पर एक्टिव रहते हैं, वो pH है pH 5, और कहां पर ज्यादा प्रेजेंट है, फैगोसाइट्स फॉर एग्जांपल मोनोसाइट्स, एंड कहां बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, मेमेलियन आरबीसी। इज इट ओके? तो ये जो पॉइंट है ये समरी है जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा। फाइन, जब अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया लाइसोसोम क्या है, तो अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है टाइप्स। कितने अलग अलग टाइप के लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर ही आता है ये पॉलीमॉर्फिक, अलग अलग उनके टाइप के बेसिस पर उनका थोड़ा शेप चेंज होता रहता है, शेप के साथ साथ उनका फंक्शन भी चेंज होता है। फाइन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू 5 सेकेंड्स, आप इतना पार्ट क्लियरली देखो, फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स अलोंग विद देयर फंक्शंस। ऑलराइट, जैसे कि हमने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया, अब हम टाइप पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं इधर वाला अच्छे से क्लीन करते हैं, जिससे कि हम इनके टाइप के साथ साथ फंक्शन को भी डिस्कस कर सके। तो आप देख सकते हो कि मैंने टाइप में कितने टाइप लिखे हैं बच्चों। आई हैव रिटन 4 डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 4 डिफरेंट टाइप? द फर्स्ट टाइप इज रिटन एज प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। प्राइमरी, कोई भी चीज जो सबसे पहले बनती है उसको बोला जाता है एज प्राइमरी, और उनको एक और नाम दिया है एज स्टोरेज ग्रैन्यूल। मतलब सिंपल, सबसे पहला जो लाइसोसोम बना दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम, और वो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है? सिंपल, लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एंजाइम्स। तो लाइसोसोम अपने अंदर एंजाइम को स्टोर कर रहा है, बट इन इनएक्टिव कंडीशन। अगर इनएक्टिव कंडीशन बोला दैट मींस प्राइमरी लाइसोसोम का के अंदर का पीएच कैसा होगा? क्या एसिडिक होगा क्या? आंसर क्या आना चाहिए? नो मैम, अगर एसिडिक होता तो एंजाइम्स तो एक्टिव रहते हैं। अगर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है प्राइमरी लाइसोसोम में, दैट मींस the pH of primary lysosome is not acidic, it may be neutral or it may be basic, therefore the enzymes they are stored in inactive form. Is it okay? Fine, reason समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी लाइसोसोम में क्यों एंजाइम्स they are not in active form, the reason is they do not have acidic pH. Fine, let us proceed to the second type, that is known as digestive vacuoles or heterophagosome. Digestive मतलब अपना वर्ड आ गया, digestive enzyme, hydrolytic enzyme, that means ये हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम से डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, उसने बनाया सेकेंडरी लाइसोसोम, उसको एक और नाम दिया है डाइजेस्टिव वैक्यूल। रीजन, in secondary lysosome all the enzymes they are in active form because dash फिल कर देंगे, आप कर चुके होंगे शायद, because the pH of digestive vacuole or secondary lysosome is acidic.
बट वन मोर नेम इज ऑल्सो देयर जिसका नाम लिखा है हेट्रोफैगोसोम। हेट्रोफैगोसोम इसलिए दिया है क्योंकि वो पॉइंट बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम। सेल के अंदर प्राइमरी लाइसोसोम है, वो एक और बॉडी के साथ जुड़ता है जिसका नाम है फैगोसोम, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल। और इनमें डाइजेस्टिव वैक्यूल में एंजाइम्स दे आर active, that means the pH is acidic, alright, fine, इसलिए नाम दिया है डाइजेस्टिव। अब वर्ड आता है वैक्यूल, नाम क्यों दिया मैं? हम तो यहाँ वैक्यूल नहीं पढ़ रहे, हम लाइसोसोम पढ़ रहे हैं। द आंसर इज वैक्यूल का मेन काम होता है स्टोरेज करना। तो यहाँ पर लाइसोसोम स्टोर कर रहा है, किसको स्टोर कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। Therefore, the name of secondary lysosome has been given as digestive vacuoles. All right, fine. Shall we proceed to the third type? Oh yeah. So the third type is residual bodies. Residual, जो बचा हुआ चीज सामान है उसको बोला गया रेसिडुअल। क्या चीज बच रहा है? अब सेल हमेशा अच्छे काम तो नहीं करेगा, एक टाइम के बाद उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी बन रहा होगा। उन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना और देन उसको सेल के बाहर भेजना, वो काम करता है ये रेसिडुअल बॉडीज। सो दे कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल ऑफ द सेल एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। बच्चों ये टर्म हम पढ़े हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो इनसाइड, एक्सो एग्जिट, बाहर करना। तो सेल अपने अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बन रहा है, वो बाहर भेजता है। किसके हेल्प से? वो भी एक टाइप का लाइसोसोम है। सच टाइप ऑफ लाइसोसोम दे आर नोन एज रेसिडुअल बॉडीज। इज इट ओके? तो प्राइमरी लाइसोसोम बना जिसमें उसने स्टोर किया एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में। दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम बना जिसने कि एक्टिव एंजाइम को स्टोर, मतलब एंजाइम्स को एक्टिव किया, मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम का पीएच हो गया एसिडिक। उसको एक और क्या नाम दिया? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। उसको एक और नाम दिया हेट्रोफैगोसोम रीजन। सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल, कौन सी दो चीज से मिलकर बन रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम। फिर सेल अपने अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर भेजता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये कौन कंडक्ट कर रहा है? दे आर द रेसिडुअल बॉडीज। इज इट ओके? ऑल द थ्री टाइप्स आई होप दे आर क्लियर टू यू। फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड to the fourth type, and it is playing a big role due to which the lysosomes have been given another name as suicide bags of cell। मतलब खुद ही सेल, अपने ही सेल को किल करना, उसको बोला जाता है सुसाइड बैग्स। फाइन, लेट अस सी क्या काम करता है। तो यहाँ क्या नाम लिखा है उस लाइसोसोम का? बच्चों लिखा हुआ है ऑटोफेजिक लाइसोसोम या फिर ऑटोफैगोसोम्स। ऑटो का मतलब ही है ऑटोमेटिक, जिसे हम जनरल बोलते हैं, या फिर बोला जाता है एज सेल्फ। तो ऑटोफेजिक सेल्फ, खुद को ही खाना, खुद को ही डाइजेस्ट करना, तो उनको बोला है ऑटोफेजिक लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम। कब करता होगा बच्चों सेल ऐसा? कब ऐसा लाइसोसोम ये काम करता होगा? जब अगर लिविंग सेल इन्फेक्टेड है बहुत ज्यादा कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से, अगर उस सेल की लाइफ बहुत ज्यादा हो गई, अगर वो सेल में जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो गया, तो ये सारे प्रोसेस के टाइम पर डिटेक्ट करता है कि सेल अब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, तो हमारी बॉडी खुद ही एक डिफेंसिव एक्शन स्टार्ट करती है कि उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो पूरा बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है। लाइसोसोम बर्स्ट हुआ मतलब उसके अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी तरह से कहाँ गए?
साइटोप्लाज्म में आ गए, तो इस तरह से वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रोसेस लाइसोसोम्स दे आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। बच्चों क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज इट ओके? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट why lysosomes are called suicide bags of cell, because they are destroying its own cell. और which organelle is known as suicide bag of cell? आंसर आएगा आपका लाइसोसोम, ठीक? Is it clear? तो हमने सब पूरा पढ़ा कि कैसे टाइप्स होते हैं और वो सारे टाइप क्या क्या अलग अलग फंक्शन करते हैं। फाइन, इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं लाइसोसोम पार्ट, जिसका मेन काम था पूरी तरह से लाइसिस करना, ब्रेक करना। अब जब लाइसोसोम हो गया और हमने पढ़ा कि लाइसोसोम को बनाने में कौन हेल्प कर रहा था, ER एंड गोल्जी बॉडी। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि ER एंड गोल्जी बॉडी फर्दर फोर्थ कंपोनेंट को भी बनाता है सेल के, और इस फोर्थ कंपोनेंट का नाम है वैक्यूल। तो ये वैक्यूल फर्दर क्या क्या काम करता है? क्या वो सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? क्या वो सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा ही फंक्शन करता है? ये हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं इसके रिलेटेड वैक्यूल। इज इट ओके? फाइन। तो बच्चों वैक्यूल जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं, मतलब उनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जनरली सभी ऑर्गेनेल में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट हम कुछ ऐसे ऑर्गेनेल भी पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जिसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं। तो ये जो एक्सेप्शंस में आते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हम स्टार्ट ही करेंगे वैक्यूल से, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ER था, गोल्जी था, लाइसोसोम से, उन सब में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे आउटर साइड में। बट इन केस ऑफ वैक्यूल हाउ मेनी मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट? ओनली सिंगल। तो ये पॉइंट याद रखना। फाइन। नेक्स्ट, आफ्टर दिस नेक्स्ट कम्स कि ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये क्या काम करता है? सो मेनली इनका फंक्शन रहता है स्टोरेज। It may store water, it may store sap, it may store food, it may store excretory substance, it may store ions। मतलब सिंपल, वैक्यूल में भरपूर मात्रा में सभी चीजें स्टोर होती है। वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, उस सेल का जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है वो स्टोर हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, या मैंने एक वर्ड यूज किया है सैप। सैप का मतलब ऐसा फ्लूइड व्हिच इज रिच इन आयंस एंड मिनरल्स। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपको मैंने होमवर्क जो दिया था प्लांट एंड एनिमल सेल, उसमें ये वैक्यूल एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। प्लांट सेल में देखने को मिलता है कि जैसे मैं यहाँ प्लांट सेल बना दे रही हूँ, जनरली हम इसको इस तरह से हेक्सागोनल शेप में पढ़ते हैं। दिस इज अ प्लांट सेल। इसके सेंटर में इतना बड़ा सा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो रहता है वैक्यूल, ड्यू टू विच न्यूक्लियस का पोजीशन सेंट्रल ना होकर इट बिकम्स पेरीफेरी, एक साइड में चले जाना। पढ़े हो ये पॉइंट? डायग्राम अगर आपने बनाया है तो ये दिया हुआ है। फाइन, बट दिस इज इन केस ऑफ प्लांट सेल। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एंड जरूरी नहीं है कि एनिमल सेल में वैक्यूल हो, और अगर रहा
small in size, but here you can see it's larger in size. Fine, is it clear? तो ऐसा सेल जिनमें वैक्यूल इतना बड़ा सा होता है, इनके बाहर कितने मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल हैज बीन गिवन अ नेम known as tonoplast. So tonoplast, it is membrane of vacuole. Fine, समझ में आया बच्चों? तो हम नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे that outer membrane of vacuole is called, क्या लिखेंगे हम? As tonoplast. Very important term. टोनोप्लास्ट आया मतलब वैक्यूल, वैक्यूल का मेम्ब्रेन आया मतलब सिंगल मेम्ब्रेन है, that membrane is known as tonoplast. All right, this much is clear. You have to memorize this term. Let us proceed now. ये तो हमने देख लिया फाइन कहाँ पर कैसा कितना प्रेजेंट रहता है, कौन से पोजीशन में प्रेजेंट रहता है. अब आता है ये टोनोप्लास्ट क्या करता है. ठीक, सो जो टोनोप्लास्ट है, इट बेसिकली हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर एंड बाहर एक्सचेंज करता है मटेरियल को. साथ ही साथ प्लांट सेल में वो उसके शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो इसके फंक्शन में हम देखेंगे एज फर्स्ट फंक्शन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन सेल, एंड सेकेंड आएगा it maintains shape of plant cell. ठीक है, अगर टोनो वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है तो टोनोप्लास्ट एकदम स्ट्रेच्ड है, तो वो प्लांट सेल को भी एकदम स्ट्रेच्ड रखेगा जिससे वो हार्श कंडीशन से प्लांट सेल्स डैमेज ना हो. दिस इज द रीजन plant cells, they are having a big sized vacuole in the center to protect the plant cells from damage by such harsh environmental conditions. All right, तो ये दो मेन फंक्शन हो गए टोनोप्लास्ट के. ठीक, ये हम बेसिकली किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? प्लांट सेल से. बट इन सब अदर ऑर्गेनिज्म इनका कुछ अलग फंक्शन भी है. जैसे इन अमीबा, ठीक, इन अमीबा दो टाइप के मैंने यहाँ वैक्यूल लिखी हूँ. एक वैक्यूल लिखा है फूड वैक्यूल और एक वैक्यूल को लिखा मैंने एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इज इट क्लियर बच्चों? क्या क्या लिखा मैंने? अमीबा में दो टाइप के वैक्यूल पाए जाते हैं. Food vacuole, the name itself it is telling you that this vacuole it helps in the storage of food. Fine. The reason is जो अमीबा होता है ना बच्चों, that is यूनिसेल्युलर, एक सेल का बना हुआ है. तो इसका मतलब सेल के अंदर ही जो सारे कंपोनेंट है वो सारे फंक्शन कर रहा होगा. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड का स्टोरेज, एवरीथिंग. तो वो एक सेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है. तो जो फूड वैक्यूल है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, बट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. कौन से प्रोसेस में हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन बाय osmoregulation. osmoregulation, osmosis के हेल्प से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सेल के अंदर एंड बाहर,
और सेल के अंदर जितना भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर जाता है। इज इट क्लियर? बच्चा समझ में आया? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन कि मेनली वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना, बट अमीबा में एक अलग फंक्शन है वैक्यूल का, उस फंक्शन को क्या नाम दिया? एक्सक्रीशन। ठीक है, और इस एक्सक्रीशन को करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम दिया है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Is it clear? Fine. So we have studied about vacuole. It's a single membrane bound organelle and that membrane is known as stenoplast. You can see a well developed vacuole in case of plant cell at the center, which is helping in storage of many things, as well as it is maintaining the shape of plant cell. But in case of amoeba, there is one more type of vacuole known as contractile vacuole, which is helping in the process of excretion. ठीक बच्चों, तो वैक्यूल के बारे में बस इतना ही, इससे ज्यादा हमें डिटेल में और नहीं जाना। तो आज हमने दो बढ़िया से छोटे छोटे से ही ऑर्गेनल पढ़े, बट उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम पढ़ा। कौन कौन से? लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। वेरी गुड। सो इसको आप ध्यान से पढ़िए, कंडीशन, टाइप्स, फंक्शन, और आप एक होमवर्क करेंगे, वो रहेगा गिव द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। आपने पूरे अच्छे से समझा। अब अलग सा सब टॉपिक देंगे, आप शॉर्ट नोट्स तो बना ही रहे हैं। गिव फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, वी हैव डिस्कस्ड इट। गिव फंक्शंस ऑफ वैक्यूल, वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो। ऑलराइट, विल यू बी डूइंग दिस होमवर्क? तो यस, यू हैव टू डू इट। नीट क्रैक करना है तो ये छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल भी हमको छोड़ना नहीं है। जहां बोला ये करना है, मतलब तुरंत एक्साइटमेंट होना ही चाहिए कि कब मैं वो काम करूं। ऑलराइट, तो बिल्कुल इनको पढ़िए, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल नोन एज powerhouse of the cell. I know you must have guessed it. मैम, आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इन डेप्थ उसका स्ट्रक्चर, बहुत इन डेप्थ उसका फंक्शन, each and everything we will be studying about mitochondria. So prepare yourself for mitochondria in the tomorrow's session. Till then, remain very happy, very healthy, and continue with your studies. Thank you, students.